भवानी और उनकी टीम को और आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना सुंदर प्रोग्राम किया और बुढ़ापे में मुझे घोड़े पे भी बैठा दिया। मुझे बार बार डर लग रहा था कि कहीं गिर के हड्डियाँ नहीं टूट जाए, क्योंकि वो घोड़ी भी थोड़ी बिदकनी थी और टेढ़ी टेढ़ी चल रही थी। जब सरकारें सब लोग टेढ़े टेढ़े चले तो पशु पक्षी भी टेढ़े चलने लगते हैं। तो आज ये जो प्रोग्राम है, ये भगवान बिरसा मुंडा को याद कर रहे हैं। हम संविधान के हमारे हक अधिकारों की बात कर रहे हैं और उससे भी ज़्यादा हमारे प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियां जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा मार्क्स प्राप्त किए हैं, अच्छी अच्छी पोजीशन प्राप्त किए हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, एजुकेशन में और अलग अलग जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनको फिर एक बार मैं अपनी तरफ से तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज जब भवानी गांव वाइज बुला बुला कर स्वागत करवा रहा था दानदाताओं का, खास करके एजुकेशन में सहयोग के लिए, वो बात सुनकर मेरे से रुका नहीं जा रहा था। मैंने बोला इन सब का तो स्वागत मैं अपने हाथों से करना चाहता हूं। दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने एजुकेशन के लिए, हम लोगों ने सबने मिलकर जो मशाल जलाई है उसको जोर शोर से आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाने का प्रण ले रखा है। और यही सभी बीमारियों का इलाज है। कोई भी समाज शिक्षा से ही आगे बढ़ सकता है। शिक्षा से ही अच्छे व्यापारी, प्रशासनिक अधिकारी और बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, इवन पत्रकार, सभी क्षेत्रों में राजनेता, किसान शिक्षा के बिना अधूरे रहते हैं। तो शिक्षा के ऊपर हमको पूरा जोर देना है और उसी क्रम में कुछ पॉइंट जो टच नहीं हुए उन पे मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा। हम आज बात करने वाले थे चौथ का बरवाड़ा में निर्माणाधीन या प्रस्तावित जो बालिका छात्रावास है, उसके बारे में हम एक राय बनाएं, एक योजना बनाएं और जल्दी से जल्दी उसका काम शुरू हो। उसके लिए वैसे तो माधोपुर और इस एरिया के शहरों को, भामाशाहों को कहना मेरे मुंह से बड़ी बात हो जाएगी। आप लोग खुद इतने सक्षम हैं और लाखों रुपए दान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जो समिति है यहाँ की आदरणीय है हम सबके लिए और हम उनके आदेश अनुसार ही यहाँ काम करेंगे। लेकिन निर्माण समिति एक आप सबकी राय से बन जाए और वो उसकी देखरेख में काम शुरू किया जाए तो मैं समझता हूँ कि इस एरिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मेरा इस योजना में थोड़ा सा शुरू से इन्वॉल्वमेंट रहा है और इसलिए मुझे इसमें पूरी रुचि है। बहरूलाल जी इसका बार बार अप्लाई कर रहे थे और 2 बार बीजेपी गवर्नमेंट में हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद बहरूलाल जी की मेरे साथ बात हुई तो मैंने कलेक्टर साहब से बार बार ओला जी से बात किया, पर्सनल रिक्वेस्ट किया और बहरूलाल जी को भी कहा कि आप क्या क्या कमियां हैं उनको पूरा करके इस बार एप्लीकेशन लगाओ, हम इसको स्वीकृत करवाएंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि हम सबके, आप सबके प्रयास से हमको अच्छी जमीन मिल गई है और अपने साथियों के साथ आके बहरूलाल जी टीम ने
प्रोग्राम रखा था, हम उसका जो है शुरुआत भी करके गए थे और एक छोटी सी सहायता भी मैंने दी थी और कुछ प्रॉमिस किया था। मैं अपने वादे पे आज भी खड़ा हूं और वहीं नहीं, यदि आप निर्माण समिति बनाते हैं और मुझे यदि आप सेवा का मौका देंगे तो मैं आपके साथ बढ़ चढ़ के इसमें काम करने के लिए तैयार हूं। और जहां भी चलना होगा, जो भी सहयोग होगा, अधिकारियों के पास, किसानों के पास, व्यापारियों के पास, जो करना होगा सब करने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन इनिशिएटिव यहाँ की समिति को, यहाँ के पंच पटेलों को, आप लोगों को लेना पड़ेगा। ये काम तभी शुरू होगा। तो एक तो मैं इसके बारे में कहना चाह रहा था। दूसरा, यहाँ मुझे पता है कि समाज बहुत चिंतित भी है, उद्वेलित भी है, गुस्से में भी है। डोंगरी बांध और एक दूसरे बांध की भी चर्चा है जिसकी भराव की क्षमता के बारे में, सूरवाल बांध। इस विषय में मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे पूर्ववक्ता भी बोल चुके हैं कि जल, जंगल, जमीन जो हमारे बाप दादा की संपत्ति है, हम जिसके मालिक हैं हजारों वर्षों से, उसे हमको बेदखल किया जा रहा है। जबकि वनाधिकार कानून 2006 के अनुसार 2005 से पहले यदि आदिवासी वन क्षेत्र में रह रहे हैं या वहां पर जुताई कर रहे हैं तो उनको वहां से बेदखल नहीं किया जा सकता। तो फिर मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि बिना बताए, योजना के बिना परामर्श किए कि कितने गांव उजड़ने वाले हैं, कितना भराव होगा, क्या उस परियोजना है, और यदि उसका अल्टरनेट चंबल से लिफ्ट परियोजना लगा के किया जा सकता है तो फिर बांध बनाने की जरूरत क्या है। तो इस बात पर भी आप लोग सब कर रहे हैं, हम भी सरकार से लिखा पढ़ी करेंगे। और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का 28-29 मार्च को राष्ट्रीय स्तर का दिल्ली में सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी आएंगे और दूसरे दिन राष्ट्रपति महोदया भी आएगी। आप सब लोग वहां ज्यादा से ज्यादा पधारना और ये सारे मुद्दे हम वहां पर उठाएंगे, अपनी बात को अच्छे ढंग से रखेंगे। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमजी भाई दामोर और फगन सिंह कुलस्ते साहब, जो मोदी गवर्नमेंट में मंत्री हैं, वो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और बड़े बड़े लोग हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं, उनके जरिए इस बात को जोरदार तरीके से हम रखेंगे। जहां तक बात है हमारे संविधान की, हमारे हक अधिकार की, दोस्तों, जहां तक एक विचारधारा का सवाल है, उन लोगों के लिए एसटी, एससी, माइनॉरिटी और गरीबों के बारे में कोई सहानुभूति नहीं है। और दूसरी जो पार्टी है वो भी कहते तो हमको है कि हमारे हैं, लेकिन वो भी हमको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये जाएंगे कहाँ। तो उनको या तो अपनी विचारधारा बदलनी पड़ेगी या फिर उनको तैयार होना पड़ेगा, और आप सबको उनको जगाना पड़ेगा कि आप या तो सुधर जाइए, नहीं तो हम फिर जो है अपना रास्ता बदल लेंगे। तो इस बात के लिए भी आप लोग सब तैयार हो जाएं। अब आप देखिए कि ऐसे ऐसे कानून आ रहे हैं। अभी जो है धर्मांतरण कानून, जिसकी दशरथ जी मेरे दोस्त हैं, तैयारी मतलब जिन्होंने रिट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और जो चर्चा कर रहे थे, आप बताइए कि संविधान ने जब सबको अपने हिसाब से धर्म की पालना करने की, पूजा करने की, प्रचार करने का अधिकार दिया है, तो फिर क्यों जो हमारे संवैधानिक अधिकार, मूल अधिकार जो कि सेक्शन 25, 26, 27 में है,
या समानता का अधिकार है जो सेक्शन 14 में है, या हमारे आदिवासियों के हक अधिकार हैं सेक्शन 14, 15, 16, तो उन पे क्यों कुठाराघात किया जा रहा है? इस बात का जवाब हमको लेना होगा। और जैसे मलाराम जी बोल रहे थे, गलती हमारी है, हम अपने हक अधिकार को समझ नहीं रहे हैं, हमारे वोट की कीमत नहीं समझ रहे हैं, और भेड़िया चाल चल करके अंधे होके वोट डालते हैं। यदि हम क्वेश्चन करना शुरू कर दें और जाग जाएं, तो सारे, कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, अपने आप आपकी समस्याओं का समाधान करने आपके घर पे आएंगे। लेकिन हमको अपनी ताकत को समझना होगा, हमको एकजुट होना होगा, और जो भी लोकतांत्रिक ढंग से, धर्मनिरपेक्ष तरीके से हमारे हक अधिकार की रक्षा करेगा, हमको शिक्षित करेगा, हमको रोजगार देगा, हमारी भलाई के बारे में सोचेगा, उसके साथ हमको जाना चाहिए। तो इस बारे में आप थोड़ा विचार करिए। दोस्तों, भवानी मेरे को बार बार बहुत सारे सर्टिफिकेट दिखा रहा है कि बहुत सर्टिफिकेट देने बाकी हैं, लेकिन इसने मुझे बोलने का मौका लास्ट में दिया, तो मेरी कोई गलती नहीं है। आधे लोग चले गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सब लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, सुना। अभी मल्हारदास जी ने समरावता की बात निकाली। आप सभी जानते हैं कि समरावता में क्या हुआ, फिर भी संक्षेप में आपको बताता हूँ। समरावता में वो हुआ जो जलियांवाला बाग में हुआ और जो मानगढ़ में हुआ। सिर्फ कोई मरा नहीं, ये ऊपर वाले की मेहरबानी थी। इतनी ज्यादती आजाद हिंदुस्तान में आदिवासियों पे, बहनों पे, बेटियों पे, वृद्धजनों पे, पशुओं पे कभी नहीं होगी। इतनी बड़ी जाति हुई है जिसको बिल्कुल से दबाने की कोशिश की जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हम इमीडिएटली दूसरे या तीसरे दिन वहां अपनी टीम के साथ पहुंचे। यहाँ से सवाई माधोपुर से भी 15-20 लोग हमारे सारे भाई बंधु गए, टोंक से भी आए, जयपुर से हम लोग आए, और 4 घंटे तक एक एक चीज को वहां देखा। देखकर रोना आ रहा था। अब देखिए कि फर्श पे खून ही खून था, सीढ़ियों में खून ही खून था, गेट टूटे हुए हैं, अलमीरा टूटे हुए हैं, टीवी भी टूटे हुए हैं, और 100 गाड़ियां जला दी गई हैं, और पशुओं को जला दिया है, तालाब में कूद कूद के, और उससे 2 मंजिला से कूद के लोगों ने जान बचाई है। 60 वीडियो मैंने बना के मानव अधिकार आयोग दिल्ली को और एसटी आयोग दिल्ली को दिए हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया, और यहाँ राज्य सरकार को, डीजी पुलिस, चीफ सेक्रेटरी, किसी को नहीं छोड़ा, सबको दिया। और हमारे जितने भी नेता हैं उन सबको लेटर लिखे, प्रधानमंत्री जी को लिखा, राष्ट्रपति को लिखा, राहुल गांधी को लिखा। लेकिन बड़े दुख की बात है कि न तो इस एरिया के नेताओं ने इंसानियत का पक्ष लिया, और कोई वहां जाके ढंग से उस बात को सुना और न्याय के लिए गुहार लगाया, आवाज लगाई। न तो इस एरिया के नेताओं ने किया और न मेरे समाज के लोगों ने किया। मेरे समाज के नेताओं की भी आवाज कहाँ गई थी? क्या वो हमारा खून नहीं था, हमारी बहन बेटियां नहीं थी जिनके साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ? उन गुप्त अंगों पे हमने देखे घाव बहन बेटियों के। इतनी बड़ी जाति को हम कैसे सहन कर रहे हैं? अरे पार्टी वार्टी भाड़ में गई, पहले समाज होता है, समाज की इज्जत होती है। चुनाव आते हैं जाते हैं, चुनाव लोग लड़ते रहते, क्या होता है चुनाव से? पहले समाज होता है, इंसानियत सबसे बड़ी होती है। लेकिन दोस्तों, आज बड़े दुख की बात है कि हम जिन लोगों को चुन के भेजते हैं हमारे हक अधिकार की रक्षा करने के लिए, वो चुप बैठे रहते हैं, और इसीलिए इस तरह के कानून पास होते रहते हैं। यूसीसी, समान नागरिक संहिता, एक कानून बना है, वो अभी उत्तराखंड में लागू हुआ है। उसको ट्राइबल्स पे, एसटी एससी पे भी लागू करने की बात है। यदि वो लागू होता तो हमारा रिजर्वेशन, हमारा जो अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो हमको जो मिले हुए हैं, पेशा एक्ट में जो हमको अधिकार मिले हुए हैं, 5वीं 6वीं शेड्यूल में हमको जो अधिकार मिले हुए हैं, वो सब बेकार हो जाएंगे।
और हमारा जो अलग से हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारी जो संस्कृति है, उसको भी ये जो है खत्म करने में लगे हुए हैं। तो हमको जागृत होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा। और जैसा भाई बता रहे थे मौलाना जी, टांग खींचने के बजाय हाथ पकड़ना पड़ेगा। जिस दिन हाथ पकड़ना शुरू कर दोगे, उस दिन मैं दावे से कहता हूं कि ये मीना समाज फिर राज करेगा। पहले राज किया, दोबारा राज करोगे। लेकिन समझो अपनी ताकत को। क्या बात है कि आज तक राजस्थान में कोई आदिवासी या कोई मीना पार्टी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन पाया, मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। जबकि झारखंड में बने हैं, छत्तीसगढ़ में बने हैं, मेघालय में बने हैं, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में बने हैं। तो राजस्थान में क्यों नहीं? और क्यों नहीं हमारे लोगों की आवाज निकलती है? मैं कहता हूं कमी हमारी है। अगेन हम पीछे पीछे चलना जानते हैं, आगे चलने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, आवाज नहीं उठाते हैं। कहीं मेरी टिकट नहीं कट जाए, मेरी सीट नहीं छीन जाए। तो ऐसे लोगों के पीछे चलते हैं, इसलिए सबकी दुर्दशा हो रही है। अपने आप यूनाइट हो, और हम सब समाज को साथ लेके चलना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि सबको मौका मिलता तो आदिवासी समाज को, मीना समाज को मौका क्यों नहीं मिलता? क्या मीना समाज के नेताओं में इंटेलिजेंस नहीं है? वो नेतृत्व नहीं कर सकते हैं? या दूसरे आदिवासी हमारे बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर में, उनमें कोई नेता नहीं है? बहुत हैं। लेकिन कमी हमारी है, हम जब डिमांड ही नहीं करते हैं। हम हमारा बिना रोए तो बच्चे को भी दूध नहीं मिलता है, तो कौन आपको देगा? तो अपनी ताकत को समझो और जागृत हो। अब समय आ गया है, हमको उठना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है भाइयों, निजीकरण करके जिस रिजर्वेशन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं या गाड़ी घोड़ों में चलते हैं, वो धीरे धीरे गायब किया जा रहा है। जो गवर्नमेंट संस्थाएं, नेहरू जी ने, शास्त्री जी ने, इंदिरा जी ने, नरसिंहा राव ने, प्रधानमंत्री जो है उन्होंने बनाई थी, और यूं बीजेपी के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने 9 संस्थाएं बनाई थी। इस सरकार ने 32 संस्थाएं गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन को बेच दिया है, और 100 को और बेचने की तैयारी है। तो आपको नौकरी मिलेंगी कहां से? बैंकों को भी बेचने की, प्राइवेट करने की मुहिम चल रही है। तो नौकरी सब गायब हो जाएंगी, तब हमारा क्या होगा? इस पे विचार करके देखिए। तो दोस्तों, हमको जागृत होके एक तो सर्वांगीण विकास करना पड़ेगा, और हर क्षेत्र में, चाहे वो व्यापार हो, चाहे राजनीति हो, चाहे जो है पत्रकारिता हो, सब में जाना पड़ेगा। और दूसरा, हमारे जो हक अधिकार है संविधान ने जो दिए हैं, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून पास किया है, आरक्षण में वर्गीकरण। कितने लोग जानते हैं आरक्षण में वर्गीकरण से क्या होने वाला है? आरक्षण में वर्गीकरण करके आपको आपस में लड़ा देंगे, और आपको लड़ा के जो कुछ मिल रहा है उसको और खत्म कर देंगे। तो इस बात को भी समझिए। और हमारे यहाँ क्रीमी लेयर लगाने की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, पानी देना, एक तरफ क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आईजी लेवल के एससी के ऑफिसर को इतना परेशान किया जाता है कि उसने आत्महत्या कर ली। या सीनियर से सीनियर आदमी भी, क्या उसको भी बराबर की इज्जत मिलती है? क्या राष्ट्रपति मुर्मू को भी मंदिर में प्रवेश करने दिया जाता है? क्या उससे पहले राष्ट्रपति थे, उनको पूरा सम्मान दिया गया था? तो जिस समाज ने एसटी एससी को, गरीब तबके को इतने पीछे धकेल दिया है, उस समाज में कौन सी क्रीमी लेयर लगाओगे भाई आप? आपके दिलों में तो अभी भी वो गंदगी भरी पड़ी है, कोई सम्मान है नहीं। तो हमको जो आरक्षण मिला है वो कोई आर्थिक आधार पर थोड़ा नहीं मिला है। हम सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, और हमारा जो आदिवासियों का भौगोलिक परिस्थिति, हमारा संस्कृति, हमारे रीति रिवाज, एकाकी जीवन, इन सब बातों के लिए हमको आरक्षण मिला है। तो कुछ एक मुट्ठी भर अफसर बनने से थोड़ा ना समाज की उन्नति हुई। अभी तो गाँव में कितने आदिवासी भूखे नंगे, और इन लोगों की योजनाओं के कारण ताड़ी पी करके 5 किलो अनाज खा के पड़े रहते हैं, और उनके बच्चों का क्या हाल होगा?
शिक्षा में हमको वंचित किया जा रहा है। शिक्षा इतनी महंगी की जा रही है कि अब 2 बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों, अपने अधिकारों के बारे में जागृत हो। इन सब का समाधान है कि अवेयरनेस करो। अवेयरनेस होगी। अब ये एरिया खेती का एरिया है, अमरूद की फसल खूब होती है, खूब फ्रूट होते हैं। आपको क्या उसका पूरा दाम मिलता है? एमएसपी देने में तो इनको पसीना आता है, किसान को एमएसपी देने में पसीना आता है। और दूसरी तरफ अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों के 12 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिया, 12 लाख करोड़ के लोन माफ कर दिए, और दूसरे एनपीए में डाल के टोटल 18 लाख करोड़ का। तो उनके लिए लाखों करोड़ रुपया लुटाने के लिए है, और गरीब किसान और मजदूर के लिए कुछ नहीं है। तो ये सब लड़ना पड़ेगा। और इन सब का इलाज बाबा साहब अम्बेडकर ने, जयपाल सिंह मुंडा ने, जवाहरलाल नेहरू ने, और हमारे नेताओं ने, सरदार पटेल ने संविधान के अंदर दिया है। संविधान को बचा के रखना हमारा काम है। संविधान बचा रहेगा तो हम बचे रहेंगे, और संविधान खत्म हो गया हम सब खत्म हो जाएंगे। वही पुरानी सैकड़ों साल पुरानी स्थिति हो जाएगी, और हमको वही जो है मजदूरी और जी हुजूरी और हाथ जोड़ना पड़ेगा। इसलिए जागृत हो जाओ। और जितने लोग यहाँ कम हैं, भले ही हर आदमी अपने अपने हिसाब से अवेयरनेस पैदा करो, जागृत करो, और अपने हक अधिकार के लिए जागृत रहो। आप सब यहाँ आए, इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, और सबने जोश खरोश से भाग लिया। मेरे साथी भी जयपुर से और हर जगह से चल के आए। यहाँ के पंच पटेल भी बड़े खुशी हुई। सभी गांवों से बड़े दिल से, होश हवास से और पूरे जोश खरोश के साथ यहाँ आए, पार्टिसिपेट किया, सबका हौसला अफजाई किया। किसी का स्वागत करना रह गया हो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मैं सबका आपका दिल से स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सब स्वागत के योग्य हैं। सब अपना स्वागत मान लें इसको। और हम इसी तरह की गोष्ठी, इसी तरह के कार्यक्रम और इंसानियत की लड़ाई और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कार्य करते रहेंगे। और मैं भवानी और उनकी टीम को, तहसीलदार जी और हमारे जो सेवा संघ के अध्यक्ष हैं और यहाँ के इस संस्था के अध्यक्ष महोदय हैं, भैरूलाल जी हैं, सबको कहूंगा कि इस तरह के कार्यक्रम चालू रखें, बार बार करते रहो। और भवानी को इस कार्यक्रम के लिए मैं एक छोटी सी सहायता 31,000 रुपए की करना चाहूंगा। हालांकि खर्चा इसका ज्यादा ही हो गया होगा, और देखेंगे, बात करेंगे इससे क्या है वो हम लोग कर लेंगे आपस में। लेकिन रुकना नहीं चाहिए। और सर्व समाज को, जिनके विचार अच्छे, इंसानियत में जो विश्वास करते हैं, न्याय में जो विश्वास करते हैं, सही सीधे जो चलना चाहते हैं, उन सबको साथ जोड़ो और आगे बढ़ो। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। अब एक बार मेरे साथ जय बोलेंगे। 5 जनवरी की घोषणा कर इसके लिए। हाँ, 5 जनवरी का जो दशरथ जी ने बताया कि जो अंधा कानून पास हुआ है, जो हमारे मूल अधिकारों को सीमा लगाता है, हमारे स्वतंत्रता के अधिकार पर आक्रमण करता है, समानता के अधिकार पर आक्रमण करता है, हमारी जो शादी विवाह करने के अधिकार पर आक्रमण करता है, आदिवासियों की स्वतंत्रता पे आक्रमण करता है, एससी के लोगों के, गरीबों के आक्रमण करता है, महिलाओं के अधिकार पे रोक लगाता है, और बोलने की स्वतंत्रता पे रोक लगाता है, और कठोर से कठोर कानून बना के सबको डराने का प्रयास है। उसके खिलाफ 5 जनवरी को रैली है। उसमें हमारा पूरा तन मन धन से साथ है। और आप सबसे निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पधारें, और उसमें उस कानून का विरोध करेंगे। और मनरेगा का जो नाम बदल करके महात्मा गांधी के नाम से जो योजना थी गरीबों के लिए, और जो जिसका प्रस्ताव ग्राम पंचायत बनाती थी, अब दिल्ली की पंचायत उसका प्रस्ताव बनाएगी। उनको क्या पता कौन से गांव में क्या जरूरत है। ऐसे जो कानून है उनका भी हम विरोध करेंगे। और यूसीसी जो है, जो ये लाने के लिए तैयारी में उत्तराखंड में लागू भी कर दिया है, उसका भी विरोध करेंगे।
उसकी एक कमेटी बनी थी दिल्ली में एआईसीसी में, जिसका मुझे चेयरमैन बनाया था। हमने लिख के काफी कठोर विरोध किया है, लेकिन हम जनता में उसका विरोध करेंगे। और दूसरे कानून है या जो इनका भेदभाव का रवैया है, एक तरफ तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, चाहे वो बिल्किस बानो का केस हो, चाहे महिला पहलवानों का मैटर हो, या और कोई दूसरे मामले हो, तब इनकी आंख और कान बंद हो जाते हैं। या आदिवासियों के गौरव जी इसको मनाते हैं, लेकिन हुआ क्या है, हमको मिला क्या? 82,000 करोड़ का बजट देके हमको देखना है अब ये लोग क्या देते हैं। मैं अभी गया था सिरोही जिले में, तो वो लोग लाइट, बिजली, पानी, रोड सबके लिए बेताब है, कुछ भी नहीं है। और ये सरकार वाहवाही लूट रही है कि आखिरी पायदान तक, आखिरी आदमी तक ये सारी सुविधाएं पहुंचा रहे हैं और पहुंचाएंगे। तो ये 82,000 करोड़ को भी खा पी कर बैठ जाएंगे, नाव हमारा हो जाएगा। इसलिए मैं ये भी कहूंगा कि जागृत हो जाओ और वाचडॉग का काम करो, और हमारे लिए जो बजट बना है वो हमारे काम आए, उसका काम करो। और आपने जो एक ज्ञापन दिया है, वो मैंने यहाँ भी इनको बार बार कह के यहाँ प्रेरित करता रहता हूँ, ज्ञापन दिलवाता रहता हूँ। इस बात को मैंने पहले भी जुएल ओराम साहब से बात किया है, केंद्रीय मंत्री हैं, अपने दोस्त हैं, अच्छे आदमी हैं, ट्राइबल हैं, और कुलस्ते साहब के थ्रू वहां भी रखेंगे। और पूरी कोशिश होगी कि जो है सवाई माधोपुर में बिरसा मुंडा भगवान के नाम से सर्कल बने, स्टेचू लगे, और एक आदिवासी भवन बने जहां हमारे लोगों के लिए बैठकर विचार विमर्श करने की जगह हो। और इसी तरह का आलीशान भवन चौथा बरवाड़ा में हॉस्टल और एक कॉन्फ्रेंस हॉल और जो कोचिंग सेंटर सर्व समाज के लिए बने, ऐसी मेरी आशा और पूरा विश्वास है। और आज जिस तरह से आपकी बातें सुनी कि गांव में आपने कितना कितना सहयोग किया, मुझे पूरा विश्वास है आप और हम सब मिलके और ये काम पूरा करेंगे। और ये मुहिम गांव गांव तक चालू रखेंगे, हर जगह ये काम हमारा निरंतर चलता रहेगा। और इसमें हमसे घुमरिया परिवार से जो बन पाएगा उसके लिए मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। एसी घुमरिया जिंदाबाद, एसी घुमरिया जिंदाबाद, एसी घुमरिया जिंदाबाद, एसी घुमरिया जिंदाबाद। अभी 2-3 नारे लगाएंगे अपन। जय जोहार, जय जोहार, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद सवाई माधोपुर इकाई की तरफ से पहला प्रतिभा सम्मान समारोह मीणा समाज की बालिका छात्रावास मेडिकल कॉलेज के सामने ठीमला में पिछली साल 18 फरवरी को हुआ था। द्वितीय आज करवाया और छोटा मोटा प्रतिभा सम्मान समारोह मेरे गांव और मेरी पंचायत में करवाता आया हूँ। उसका रिजल्ट इस साल में बताओ, एक छोटे से गांव गुड़ासी का 9 बच्चियों को इस साल छोटे से गांव में स्कूटियां मिली गर्ल्स कॉलेज। तो ऐसे आयोजन करना कोई भारी बात नहीं है।